इंटरनली, सॉरी, इंटरनली कौन करता है? कमर्शियल बैंक। कैसे करता है वो? पैसे से पैसा बनाता है। तो इंटरनल सिस्टम के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लोन बांटेगा, ये करेगा, पैसे से पैसा बनाता है। इसको बोलते हैं एंडोजिनसली, मतलब इंटरनली। बाहर से छाप के कौन डाल रहा है? आरबीआई। तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनसली, मतलब एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखना। ठीक है। मनी सप्लाई, हाउ मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड? इट इज डिटरमाइंड बाय एक्सोजिनसली। कौन डिटरमाइन करता है? बाय द सेंट्रल बैंक, बाय प्रिंटिंग करेंसी। ठीक है। एंड इंटरनली कौन छापता है? बोलो, इंटरनली कौन छाप के देता है? कमर्शियल बैंक छाप के देता है। तो इट इज डिटरमाइंड इंटरनली या एंडोजिनसली बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। और क्या करते हैं वो? इंटरनली मतलब चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, डिपॉजिट आते हैं, वो लोन वोन बांटता है, उससे करके वो करता है। ठीक है सर। इसके बाद हमने कल पढ़ा था, स्टार्ट किया था ये पढ़ना, कि फिर उसके बाद अपने मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट समझा था। मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था अपन ने? कि मल्टीप्लायर क्या होता है। ठीक है। पहले आरबीआई क्या लगाता है? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी से क्या बनता है? फिर वो जनता में बांट देता है। जनता में बांटने के बाद क्या करती है जनता? उसे बैंक में जमा कराती है, और फिर पैसे से पैसा बनता है। बढ़ा दिया था मल्टीप्लायर मैंने। कैसा प्रोसेस होता है? दो अजम्पशंस होते हैं उसके। कौन कौन से? बैंक्स होल्ड नो एक्सेस रिजर्व्स एंड पीपल होल्ड नो करेंसी। समझ रहे हो? कोई करेंसी लोग नहीं रखते। और मैं बताऊंगा आज, इसको एक्चुअली प्रूव भी करूंगा कैसे होता है ये काम। ठीक है। उसके बाद में ये हमने चालू किया था कल पढ़ना, द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। क्या लिखा है बेटा? द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। ये कैसे काम करता है मनी मल्टीप्लायर? ढंग से सुनना। असली में ये काम तभी करता है, तीन के बिहेवियर पे ये डिपेंड करता है। सुनना, किसका टॉपिक है? वापस से हेडिंग पढ़ो, द मनी। ये मनी मल्टीप्लायर की सिस्टम की बात चल रही है। किसका सिस्टम? मनी मल्टीप्लायर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर सर कैसे काम करता है, उसके लिए तीन बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कितना देश में मल्टीप्लायर ज्यादा होगा, वो कब ज्यादा होगा? इट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। पहला किसका बिहेवियर? किसका बिहेवियर पहला? सेंट्रल बैंक का। कल बताया था सेंट्रल बैंक का बिहेवियर क्या होता है? प्रिंट करना। जितने प्रिंट करेगा उतना ज्यादा बनेगा। कम क्यों प्रिंट कर रहा है भाई? ज्यादा से ज्यादा प्रिंट कर। जितने ज्यादा प्रिंट करेगा उतना बढ़िया है मनी सप्लाई के लिए। सही है। तो किसका बिहेवियर? द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। दूसरा बिहेवियर किसका होता है? बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक। समझ रहे हो? तीसरा बिहेवियर क्या बताया था? बिहेवियर ऑफ पब्लिक। तीन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात? कल वाले नोट्स होंगे इसमें, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये वाली बात किसने दी थी? द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू सप्लाई ऑफ मनी। ये तीन के बिहेवियर पर निर्भर करता है। ये किसने थ्योरी दी थी ये वाली? इट वाज प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना स्वार्च इन 1963। ये थ्योरी कब दी थी? 1963 में। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, कि तीन के बिहेवियर पे निर्भर करती है मनी सप्लाई। किसने दिया था बेटा? ये नाम याद रखो बेटा, क्वेश्चन आता है। मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना स्वार्च, 1963। उन्होंने क्या किया था, क्या कहा था? दे कंसीडर्ड थ्री फैक्टर्स एज इमीडिएट डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो उन्होंने थ्री फैक्टर्स बताए थे कि यार इनसे मनी सप्लाई डिटरमाइन होती है। थ्री फैक्टर्स कौन से होते हैं? किस किसका बिहेवियर? बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक एंड बिहेवियर ऑफ। तो देखो कल के होंगे इसमें नोट्स ना, एक सेकेंड। ये रहा। तो देखिए कल वाला पीडीएफ है अपने पास में, तो ध्यान दो।
तो ये पेज है, एक और था, नेक्स्ट, एक गायब हो गया लगता है। चलो, तो 3 का बिहेवियर बताया था कल मैंने कि 3 का बिहेवियर होता है, यही तो बात चल रही है। किसने दिया बेटा ये सिस्टम, जल्दी बता दो। चलो, एना स्वाश और क्या नाम है उसका, मिल्टन फ्रेडमैन। तो ये दो नाम याद रखना, मिल्टन फ्रेडमैन और एना स्वाश। 1963 में इन्होंने क्या कहा था, दे कंसीडर्ड 3 फैक्टर्स एज डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई या एज इमीडिएट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। तो ये लाइन भी याद रखना, क्वेश्चन आता है कि मनी सप्लाई इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है ना। किस किस के बिहेवियर पे, बोलो। बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, या अपने देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, ठीक है। दूसरा किसका बिहेवियर होता है, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ नहीं, 3 रेशोज निकलते हैं, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। फिर तीसरा बिहेवियर किसका था, जनता का, बिहेवियर ऑफ पब्लिक। अब सुनिएगा सब लोग, बिहेवियर ऑफ पब्लिक कल मैंने स्टार्ट किया था सेंट्रल बैंक से, याद है। सेंट्रल बैंक का बिहेवियर क्या है सर, दे प्रिंट करेंसी, सही है। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। जो करेंसी वो प्रिंट करता है उसे क्या, कौन सी करेंसी बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, एक ही बात है। तो सर हाई पावर्ड मनी छापता है और मॉनेटरी बेस छापता है, तो जितना छापेगा मनी सप्लाई के लिए बढ़िया है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो याद रखना है, जितना ज्यादा हाई पावर्ड मनी छापेगा उतना ज्यादा देश में मनी सप्लाई होगी, और जितना कम छापेगा तो कम होगी, सही है। क्योंकि इसी से ही तो बनता है पैसा। अब जब वो खुद ही कम बनाएगा तो कम ही तो बटेगा, खुद ही कम बना रहा है तो कम ही बनेगा पैसा, फिर तो सिंपल सी बात है। तो देश में पैसा कम हो जाता है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस पैसे से क्या होता है बताओ, उसने छापे 100 करोड़, बताओ इस 100 करोड़ से क्या होता है, 100 करोड़ छापे, फिर कहां जाता है वो, जनता में बांट देता है। कैसे, उसके पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने कहा था सिक्योरिटीज वो मार्केट से खरीदेगा वापस, ठीक है। सुना, बताया था मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम की एक चीज, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सर वो क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता भी है और बेचता भी है मार्केट से। क्या करता है, मार्केट मतलब जनता के अंदर क्या करेगा, बाय करता है सिक्योरिटीज और सेल भी करता है। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदता बेचता है, काय के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर उसे लग रहा है तुम्हारे पास पैसा बहुत ज्यादा फूट रहा है तो इन्फ्लेशन कर दोगे तुम, तो वो क्या करेगा, ऐसे टाइम पे सेल करेगा, जिससे तुम्हारा पैसा किसके पास आ जाए, आरबीआई के पास। इससे तुम्हारा पैसा इधर आ जाएगा, अपने आप कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर मान लो उसको लग रहा है तुम इकोनॉमी में पैसा डालना है, इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, इसको कंट्रोल करके रखता है, चलता रहता है, ये तो उसका रोज का काम है। उसको पता है कि कितनी मेंटेन करके रखनी है स्टेबिलिटी के लिए। याद करो मैंने कहा था कंसिस्टेंट विद मनी सप्लाई, उसको पता है कितनी रखनी है। तो अगर ज्यादा हो जाए तो कम करने लग जाता है, गिरा देगा, और अगर कम है तो बढ़ाने के प्रयास करेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करता है वो, मार्केट से क्या खरीदेगा, सिक्योरिटीज खरीदने लग जाएगा, लाइक अ कस्टमर, ठीक है। खरीदेगा तो तुम्हारे हाथ में, तुम हो ना, तुम्हारे पास पड़ी सिक्योरिटीज, तुम्हारे हाथ में क्या दफा देगा, पैसा। इससे तुम्हारे हाथ में क्या आ जाती है, लिक्विडिटी। पैसे आ गए 100 करोड़, अब क्या करते हो तुम, 100 करोड़ कहां देगा तुमको, कैश में बुला के देगा आरबीआई। क्या करेगा, तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में डाल देगा। तुम्हारे अकाउंट्स कहां पड़े, कमर्शियल बैंक में पड़े, कमर्शियल बैंक में ना तुम सबके अकाउंट्स। तो इधर पैसा वो आरबीआई भाई सिक्योरिटीज बेचेगा और ये पैसा आपके अकाउंट में डालेगा ना, कमर्शियल बैंक में, जनता के कमर्शियल बैंक अकाउंट में डालेगा, सही है। और अब जनता के कमर्शियल बैंक अकाउंट में डालेगा तो क्या होगा, अब आप बताओ, तुम्हारे बैंक में डाल दिया। अब सुनो, इस पे निर्भर करता है, ये क्या करता है सर इसको बोला गया है क्या रखने के लिए, क्या रखने के लिए बोला गया है, आरबीआई ने क्या कहा है, ये भाई इसके बैंक, कमर्शियल बैंक में आते ही उसको क्या बोला है, तेरे पास जब भी डिपॉजिट आए क्या रखेगा, उसमें से कुछ रिजर्व्स रखेगा और बाकी का तू लोन बांट सकता है, सही है भाई। कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, अब वो क्या करेगा, बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व रखना जरूरी है। तो बैंक का बिहेवियर क्या है सर, उसको रिजर्व्स रखना जरूरी है, ठीक है। तो बैंक क्या रखता है, इसमें से कुछ रिजर्व्स रखता है, और रिजर्व्स दो होते हैं, एक
जो आरबीआई कहता है वो रखता है, प्लस कई बार उससे एक्स्ट्रा भी रख लेता है। तो ये बैंक का बिहेवियर है। तो कमर्शियल बैंक का, तो कमर्शियल बैंक के दो काम होते हैं, ये वाला और ये वाला, सही है। अब इस पे निर्भर करता है मनी मल्टीप्लायर देश में क्या होगा। अब आपको मैंने बताया था इनका रिलेशन क्या होता है सर, इनवर्स। ये ज्यादा रखेंगे अगर तो पैसा क्या होगा, लोन बांटने के लिए कम बचेगा, लोन बांटने के लिए कम बचेगा तो वो प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगी ना। कल पढ़ी थी अपने प्रोसेस, अरे याद है, वो पीडीएफ चला गया, नहीं तो भी मैं दिखाता मैं आपको। वो प्रोसेस याद है ना, ये रही अभी भी। ये प्रोसेस लंबी कब चलती है, ये लंबी कब चलती है, जब रिजर्व्स कम से कम हो। जितने कम होंगे ना रिजर्व्स, तो ये प्रोसेस चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, पैसे से पैसा बनते जाएगा, खूब पैसा बनेगा। कब, जब रिजर्व्स कम हो, सही है। तो रिजर्व का रिलेशन क्या होता है, बोलो भैया। अरे रिजर्व का रिलेशन क्या होता है, जल्दी बता दो। ये सब पढ़ाया था कल भी यार, रिपीट कराना पड़ रहा है। देखो, तो रिजर्व्स का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। अब सुनो, तो रिजर्व का रिलेशन होता है इनवर्स। सर जितने दोनों वाले रिजर्व्स कम से कम होने चाहिए, समझ रहे हो, जितने कम रखोगे उतना बढ़िया होता है। तो रिजर्व्स कम रखेंगे सर, इसको आर से बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व्स कम होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी और मनी सप्लाई देश में ज्यादा बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशन चलता है। अगर रिजर्व ज्यादा रखवाएगा आरबीआई, सोचो आरबीआई उसको बोल रहा है 40% रख, और यार 40% रखेगा तो बांटेगा क्या फिर, समझ रहे हो मेरी बात। रिजर्व ज्यादा होगा तो वो प्रोसेस लंबी चलेगी नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। तो मल्टीप्लायर विल बी लेस एंड मनी सप्लाई देश में क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इनवर्स रिलेशन होता है, ये कल भी बता दिया था मैंने, वापस रिपीट करना पड़ रहा है। ये हटा दूं आप, ये समझ गए, ऐसे उड़ालता है पैसा इकोनॉमी में, ठीक है। एक्सेस रिजर्व का क्या रिश्ता है, सेम रिश्ता है सर। रिजर्व तो रखना अच्छी बात है ही नहीं, जितने कम रखोगे उतना बढ़िया है। एक्सेस रिजर्व्स कम होंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा और मनी सप्लाई भी ज्यादा होता है, ज्यादा बचेगा ना यार रिजर्व्स। अब एक्सेस रिजर्व अगर ज्यादा रख रहा है बैंक, कब रखता है, मैंने कल बताया था। बैंक एक्सेस वाला कब, देखो आरआर तो रखना ही पड़ता है, वो तो आरबीआई ने कहा है ना उसको, ये तो रखना ही पड़ता है 20%। एक्स्ट्रा वाले कब रखता है, जब इंटरेस्ट रेट्स, व्हेन द मार्केट इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो, कि उसको लग रहा है कि यार क्या ही फायदा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ, भाई समझ रहे हो, उसके पास 200 करोड़ है, अब वो इसको क्यों नहीं लगा रहा, लोन क्यों नहीं दे रहा है सर, क्यों रख रहा है एक्सेस रिजर्व्स, क्योंकि कुछ ब्याज नहीं मिल रहा है। तो जब उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इसको यहां ना लगा के यहां लगाता, तो अगर वो 200 का एक्सेस रिजर्व ना रख के लोन बांटता तो क्या मिलता उसको, ब्याज। लेकिन ब्याज ही तो क्या मिल रहा है, कम, तभी तो वो क्या रख रहा है, एक्सेस रिजर्व्स। तो याद रखो कि एक्सेस रिजर्व कब रखे जाते हैं, व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट रिजर्व उस पैसे से क्या कर रहा है, वो क्यों रख रहा है रिजर्व। अगर वो ये यहां ना रख के कहीं और लोन देता तो क्या मिलता, ब्याज मिलता ना, लेकिन सर वो मिल ही तो नहीं रहा, इसलिए तो वो क्या कर रहा है, रिजर्व में रखना पसंद कर रहा है। समझ में आई मेरी बात। तो एक्सेस रिजर्व कब रखते हैं, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स क्या हो, बहुत कम हो। तो ये भी बात ध्यान रखना, रिजर्व्स कम से कम रखोगे तो बढ़िया रहेगा सर, ये तो अच्छी बात है। और मैंने इसका भी कारण बताया था, इंटरेस्ट रेट जब कम होती है तो कमर्शियल बैंक अपने आप ही रख रहा है, ये तो आरबीआई ने तो कहा नहीं उसको रखने के लिए। तो कब रखता है, जब उसको अपने आप हिसाब से अच्छा लगता है कि यार इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो यार इस बेटर की भाई हाथ में ही रख लूं पैसा फिर तो मैं, तो तब वो एक्सेस रिजर्व्स बढ़ाता है, तब वो अपना गोदाम भरने लग जाएगा पैसों से। बोले यार लोन बांटने का क्या फायदा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लो। सर भाई मेरी बात, ये वर्ड याद रखना। ऐसे ही इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा है मार्केट में तो क्यों रखेगा रिजर्व, फिर तो बांटेगा ना लोन, क्योंकि तब इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, बहुत ज्यादा। समझ में आ गई मेरी बात। देखो भाई इंटरेस्ट रेट बड़ा सिंपल है, अगर भाई खुद बताओ, अगर बहुत बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो एक्सेस रिजर्व बढ़ाएगा क्या, वो नहीं ना, फिर तो लोन बांटने में फायदा है। समझ रहे हो, एक्सेस रिजर्व कब रखता है, मान लो वो एक्सेस रिजर्व ये 10% कब रखेगा, 100 करोड़ है, 10% कितना हो गया, 10 करोड़। ये कब रखेगा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, मान लो 1% चल रही है, तो यार फिर तो सर क्या ही लोन बांटना। समझ रहे हो, ऐसे समय पे वो एक्सेस रिजर्व बनाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 10% है तो वो एक्सेस रिजर्व रखेगा क्या, कभी नहीं रखेगा। समझ में आया, ऐसा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द दिस अमाउंट 10 करोड़, ये 10 करोड़ से वो क्या कर सकता है बताओ, बैंक दो काम कर सकता है, या तो इसको लोन की तरह बांट दे, या लोन की तरह बांटेगा तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, या खुद के पास पड़े रहने दे, रिजर्व बना ले, एक्सेस रिजर्व्स। अब
इनमें वो क्या चूज करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है तो क्या करेगा, फिर बताओ क्या चूज करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, दोनों में से आदमी बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है, बेस्ट को चूज करता है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई चल रही है, मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट रेट इज 10%, अब बताओ किस ऑप्शन को चूज करेगा वो। तो रिजर्व्स कम कर देगा, रखेगा ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात। कब रखता है ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन को चूज कर रहे हैं ना, बेस्ट ऑप्शन उसने क्या चूज किया, ये, समझ रहे हो। लेकिन वो कब इस ऑप्शन को चूज करता है, जब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो, बहुत ही कम हो। कितनी, इंटरेस्ट रेट क्या हो जब बहुत कम, तब वो रखना पसंद करता है। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा ये इंग्लिश में, इंटरेस्ट रेट व्हेन, क्या बोलते हैं, व्हेन द बैंक्स कीप एक्सेस रिजर्व्स व्हेन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी लेस। जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट उसकी कम है तभी तो वो क्या रखेगा, एक्सेस रिजर्व्स रखेगा। चलो तो इधर देखो भाई, तो मैंने क्या कहा था आपको, इसमें रेशोज निकलते हैं दो, एक तो यहाँ एक अभी निकलेगा, देखो इधर, तो यहाँ पे एक रेशो निकालते हैं हम, कौन सा वाला, रिजर्व्स के अंदर R अपॉन डी, क्या बोलते हैं उसको, R अपॉन डी। देखो भाई, तो तीन बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना हम, बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, बिहेवियर ऑफ पब्लिक। तो भाई इसके अंदर दो रेशोज होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व वाला, एक होता है एक्सेस रिजर्व वाला। इसके रेशो को क्या बोलते हैं, R इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, छोटिया R इक्वल्स टू रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट्स। जितना भी डिपॉजिट आया उसमें से वो कितना रिजर्व रख रहा है, ठीक है। और ये ER क्या होता है, एक्सेस रिजर्व, छोटिया E इक्वल्स टू एक्सेस रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट्स, ठीक है। अब सुनो, तो ये दोनों रेशियोज यहां पर निकलते हैं, और जितने कम होंगे उतने बढ़िया। पढ़ा चुका हूं, अभी बताया था, रिजर्व जितना कम मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, एंड मनी सप्लाई विल बी मोर। ऐसे ही ये भी जितना कम होगा उतना मल्टीप्लायर का वैल्यू ज्यादा होगा, एंड मनी सप्लाई विल बी मोर। समझ में आ गया, ये कल बता दिया था मैंने आपको। इसके बाद में पब्लिक का बिहेवियर क्या बताया था मैंने आपको, सर पब्लिक क्या करती है, पब्लिक की बैंकिंग हैबिट्स, सर पब्लिक की बैंकिंग हैबिट्स होती है जो पहले अच्छी नहीं थी लेकिन आजकल थोड़ी अच्छी होती जा रही है, समझ रहे हो, यूपीआई वगैरह भी आ गया, कई चीजें हो गई, तो बैंकिंग हैबिट्स इंप्रूव हो रही है। अब जनता पैसे जमा कराती है, करेंसी क्या रखती है, बहुत कम रखती है, और असली में ऐसे ही रखना चाहिए। करेंसी हाथ में रखोगे तो रिटर्न ऑन मनी क्या होता है, जीरो, क्या ही फायदा है। तो जितना ज्यादा देश में बैंक, देखो कमर्शियल बैंक पैसा बनाते हैं लेकिन किसके पैसे से, जब आप जमा कराओगे तभी तो बनाएगा। तो यार करेंसी कम से कम रखो जितना, तभी तो बढ़िया होगा। तो करेंसी जितना कम से कम रखोगे, छोटिया सी, क्या फॉर्मूला होता है छोटिया सी का, करेंसी अपॉन डिपॉजिट्स। तो भाई आरबीआई ने आपको पैसा थमाया, आप अगर पूरा कैश ही निकाल के रख लोगे तो फिर देश में कैसा पैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो इसलिए कम से कम होता है। तो ये रेशो जितना कम होगा क्या होगा, बैंकों के पास उतना ज्यादा पैसे होंगे, डिपॉजिट्स होंगे, डिपॉजिट जितने ज्यादा होंगे उतना ही वो लोन बांट पाएगा, लोन ज्यादा बांटेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लायर ज्यादा, और मनी का सप्लाई भी बढ़ता है। तो जितना ये इनवर्स रिलेशन चलता है यहाँ पर भी, ये याद रखो, इनवर्स रिलेशन, इतना ही क्वेश्चन पूछता है। इसी जितना पढ़ा रहा हूँ इसका हाफ भी नहीं पूछता, आधा भी नहीं आता। अब बताओ, अगर जितना कम होगा जितना ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा करेंसी रखेंगे, तो पढ़ा था ना अभी आपने, लिक्विडिटी मनी डिमांड, ज्यादा करेंसी रखोगे तो बैंक के पास पैसा ही नहीं गया। पैसा जब दोगे ही नहीं बैंक को तो कहां से लोन बांटेगा, वो प्रोसेस चलेगी नहीं ना, मल्टीप्लायर होएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, पैसा बढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो लोन कम बांट पाएगा, मनी सप्लाई, मल्टीप्लायर विल बी लेस, एंड मनी सप्लाई क्या हो जाएगी देश में, कम। तो सी जितना कम हो उतना बढ़िया। छोटा सी कैसे आता है, करेंसी अपॉन डिपॉजिट्स, ये समझ में आ गया, ये कल बता दिया था मैंने यहाँ पे। तो ये तीनों के रिलेशन याद रखना, इनवर्स रिलेशन होते हैं। इसके बाद एक चीज और होती है, टाइम डिपॉजिट्स, बताया था कि मैंने, अब सुनना, उसका रिलेशन, अब कोई फॉर्मूला कहीं काम नहीं आता उसका, लेकिन बस एक छोटी सी बात याद रखना है। देखो आप जब बैंक में, कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स जमा कराते हो तो कौन कौन से खाते होते हैं बताना तो। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है एफडी वाला अकाउंट, एफडी भी तो होता है, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं एफडी को, क्या बोलते हैं। अब सुनना, इन दोनों को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये कभी भी आप निकाल सकते हो ऑन डिमांड। करंट अकाउंट में पैसा जमा, करंट अकाउंट पे बैंक कभी इंटरेस्ट देता है क्या, नहीं, करंट अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं देते कस्टमर को, क्यों, क्योंकि वो काय के लिए होता है,
बिजनेस वाला अकाउंट होता है करंट अकाउंट। आप कितनी बार निकाल सकते हो एक दिन के अंदर, यू कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सन भाई मेरे पापा की फैक्ट्री है, ऐसी कई जनों के यहाँ पे काम होगा बिजनेस का, उन सबके करंट अकाउंट होता है। तो जिनके ट्रांजैक्शंस खूब सारे होते हैं तो वो तो कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में? करंट अकाउंट, क्योंकि उसमें कोई रोक टोक बैंक करता नहीं, जितनी बार निकालना निकालो। अब सोचो तुम्हारा पैसा बैंक में रुक ही नहीं रहा, खूब निकाल रहे हो तुम, तो बैंक क्यों देगा तुमको उस पर ब्याज? तुम्हारे पैसे को यूज कर पा रहा है क्या वो? जब यूज कर ही नहीं पा रहा, तुम्हारा पैसा तुम विड्रॉ कर रहे हो भाई, 100 बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो योर पैसा इज नॉट क्या बोलते सस्टेनिंग देयर ना, वहां रुक ही नहीं रहा है, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है पैसा। तुम तो निकाले जाते हो, करंट अकाउंट तो होता ही इसलिए, तो इसलिए वो उस पर कोई ब्याज नहीं देता। तुम्हारे पैसे को यूज करेगा तभी तो लेगा ना। सेविंग अकाउंट में क्या होता है? सेविंग में 3-4 ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, तो 3-4 ट्रांजैक्शन तो आप एक दिन में कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर चार्ज कटता है, पता है आपको? तो 3-4 कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारा वहां रुक जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो बैंक स्पेशली क्या दे देता है? थोड़ा बहुत तुमको इंटरेस्ट देता है, बहुत कम देता है इंटरेस्ट। क्यों देता है? दे तो रही है ना, लेकिन कम देता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा थोड़ा बहुत रुक जाता है। सबसे ज्यादा कहां रुकेगा बैंक के पास पैसा? सोचो, टाइम डिपॉजिट्स में। टाइम डिपॉजिट मतलब 2 ईयर से ऊपर 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 रहता है ना। अब सोचो 2 साल 5 साल की तुमने एफडी करा दी, ले भाई बैंक 5 साल के लिए पैसा पकड़, बैंक इस पे हमेशा हाई इंटरेस्ट देता है कस्टमर को। क्यों? क्योंकि इसका पैसा वो ज्यादा यूज कर पा रहा है, इससे खूब कमाएगा 5 साल तक, और तुम्हें भी दे देगा बढ़िया। जब सोचो मैं सेंट्रल बैंक, मान लो कमर्शियल बैंक को, अगर मेरी कमाई अच्छी होगी तो मैं तुम्हें भी अच्छी दूंगा ना। तुमने पैसा मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया आपने, समझ में आई मेरी बात? योर पैसा इज ब्लॉक्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मेरे पास पड़ा है, अब मैं इसको बढ़िया कहीं ना कहीं लगा दूंगा, बढ़िया पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भी दे दूंगा बढ़िया। तो इस पे रेट ज्यादा देता है वो, पता है आपको ये बात? पता है कि नहीं पता है? इस पे 7-8% का ब्याज मिलता है, 7 to 8%, और इस पे 3 to 4%, इस पे 0। समझ में? क्यों? क्योंकि इनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। भाई ये तो कभी भी कस्टमर निकाल लेता है, इससे बैंक को क्या फायदा? फायदा किससे ज्यादा? इससे। सारे बैंकों में उनको क्या चाहिए? पहले बार बार आप जाओगे ना कभी जीवन में बैंक अकाउंट, अगर आप जाओगे ठीक है, बार बार वो बोलेंगे, आपको पुश करेंगे, बोले सर एफडी करा लो, सर एफडी करा। उनको चाहिए एफडी, ये तो सबसे तगड़ी चीज है, समझ रहे हो? इसको तो वो यूज कर पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो सुनना, बस इतना सा मुझे बताना था। एक रेशो निकलता है बेटा, टाइम डिपॉजिट डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक क्या चाहता है? ये रेशो में क्या ज्यादा हो? हमेशा टाइम डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा हो। तो याद रखना, इसको रेशो का नाम भी यही है, इसके रेशो का नाम भी यही है। टाइम, जैसे डेट इक्विटी रेशो होता था, फॉर्मूला क्या होता था? डेट अपॉन, ऐसे इसका रेशो क्या है? टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट, ये नाम है इसका, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट। और ये रेशो क्या होगा? जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया, वो तो चाहता है ये रेशो ज्यादा हो। टीडी अपॉन डीडी, ये जितना ज्यादा होगा उतना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए बैंक के पास रहेगा आपका, उतना पैसा मल्टीप्लाई वो कर सकता है, आगे लोन की तरह बांटेगा, प्रोसेस चलेगी सालों तक, और मनी सप्लाई बढ़ती है। उल्टा कर दो, अगर देश में टाइम डिपॉजिट या और ये कम हो जाए, सर ये कम होंगे, तो फिर देश में मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम, मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। सिंपल सी बात। तो बैंकों के पास खूब ये वाली डिपॉजिट पहुंचेंगे तो मस्त मजा आता है बैंकों को। तो समझ में आ गई मेरी बात? और ये बात यहीं खत्म हो जाती है, इसका लेना देना कोई आगे टॉपिक में नहीं होता, बस अब इसको यहीं भूल जाओ। इसका यूज किसका आएगा? ये ऊपर सी का। तो 3 रेशो निकाले अभी तक हमने, इसमें निकाला ये छोटा सी, इसमें निकाला ये 2, बस यही बिहेवियर होता है मनी मल्टीप्लायर के अंदर। अब समझो, तो ये तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर टू मनी सप्लाई अप्रोच, एना स्वार्ट्स, मिल्टन फ्रीडमैन, 3 का बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, बिहेवियर ऑफ पब्लिक। इनका बिहेवियर क्या है? ये छापते हैं, खूब छापो भाई। तुम्हारा बिहेवियर क्या है भाई? तुम्हें रिजर्व रखना पड़ता है, जितने कम रखोगे उतना बढ़िया है। तुम्हारा बिहेवियर क्या है पब्लिक का? करेंसी रखते हो तुम, मत रखो भाई, करेंसी जितनी कम उतना बढ़िया। व्हाट माय पॉइंट? 3 रेशो। अब कल एक फॉर्मूला बना रहे थे अपन, याद करो मल्टीप्लायर वाला, फिर से बना रहा हूं, सामने देखो। देखो 2 आईसीआई के अंदर फॉर्मूले दिए गए, बट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सुनना आप, सबसे पहला फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, समझो, एक क्लास पर बता रहा हूं। मनी सप्लाई कैसे आती है? सी प्लस डी। अब मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, M1 याद है आपको स्कूल का?
स्कूल में देखो जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं, ढंग से सुनना, असली में आरबीआई ने कई मेजर्स दिए हैं इसको निकालने के लिए, M1 M2 M3 और M4, ठीक है। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, एंड के लिए पढ़ाया था, एंड में पढ़ाऊंगा, सबसे एंड में के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसका M1 जो है वो थोड़ा यूज आ रहा है अभी, इसलिए बताना पड़ रहा है। अब सुनना, M1 कैसे निकालते हैं स्कूल में, बताओ चलो। हाँ भाई बताओ बताओ 12वीं वालों। प्लस, अब ये जो नाम है ना बेटा, अब आपको ये भी बता देता हूं, ये नाम अभी थोड़े टाइम पहले जुड़ा है, और एक्चुअली में इसका कुछ अमाउंट कुछ होता ही नहीं है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, और होता ही नहीं है। पहले के जो फॉर्मूलेज होते थे M1 के, उनमें सिर्फ ये दो ही नाम होते थे, और ये होता ही नहीं था, ये तो अभी कुछ सालों पहले जुड़ा है। सिर्फ M1 का फॉर्मूला क्या होता था, M1 सबसे लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है, M1 मतलब देश की मनी सप्लाई, असली में इसी फॉर्मूले से देखी जाती है, आज भी अभी भी इसी से देखी जाती है। M1 मतलब मनी सप्लाई, पूरी दुनिया में इसी को देखते हैं। कैसी क्या फॉर्मूला होता है सर, CC प्लस DD प्लस OD, वो तो अभी जुड़ा है ना, ये तो बाद में जुड़ा है, और ये थ्योरी कब की है, 1963। अरे याद रखो बेटा, आप कंफ्यूजन में पहुंच जाते हो कि अभी क्या हो रहा है, अरे थ्योरी कब की है, 1960, तब अदर डिपॉजिट्स विद RBI नहीं होते थे, समझ में आ गई मेरी बात। और आज भी एक्चुअली में इसका जो अमाउंट है बहुत ही नॉमिनल होता है, कुछ नहीं होता, तो आज भी प्रैक्टिकली ये जीरो ही होता है, आज भी CC और DD से ही निकलता है ये एक्चुअल में मनी सप्लाई, समझ में आ गई मेरी बात। अब सुनो, तो ये जो CC और DD है, इसी से वो फॉर्मूला बना है, देखो आप, मैंने क्या कहा, मनी सप्लाई के लिए वही तो यूज करते हैं आज भी दुनिया में। तो सर CC क्या होता है बताओ, CC क्या कहते थे तुम, करेंसी विद द पब्लिक या करेंसी इन सर्कुलेशन। और असली में आपको बताता हूं दो वर्ड्स का फर्क, ये होता है करेंसी विद द पब्लिक, प्लस पब्लिक का पैसा जो DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पड़ा है, इसको जोड़ते हैं। तो D मतलब डिमांड डिपॉजिट्स इन कासा, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, बस। अभी देश में निकालनी हो ना, क्या जोड़ोगे, लोगों के पास कितनी करेंसी है ये पता कर लो, प्लस उनका पैसा जो बैंक में पड़ा है इन दो अकाउंट में वो पता कर लो, बस इतना ही होता है मनी सप्लाई में। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, M इक्वल टू C प्लस D, CC प्लस DD कह लो स्कूल वाला, यहाँ पे क्या कहते हैं C प्लस D, इतना समझ में आ गया। हाँ बोलेगा हर बच्चा तो ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो अगले पॉइंट पे भी नहीं जाऊंगा, जल्दी बोलो। क्लियर है सभी को, पक्का। अब देखो, तो ये फॉर्मूला क्लियर है, दूसरे पे देखो, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखो RBI क्या छापता है, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं उसको, RBI पैसा जो छापता है उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, और एक और शब्द मॉनेटरी बेस, ठीक है। मैं अभी मॉनेटरी बेस भी यूज कर सकता हूं और H भी लिख सकता हूं उसकी जगह, एक ही बात होता है सर। अब सुनो, RBI जो पैसा छापता है इसका भी एक फॉर्मूला दिया गया है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन दूर दूर तक ICI में नहीं दिया गया, एक्सप्लेनेशन खुद निकालना है अपने को। अब सुनो इधर, ये ढंग से सुनना, क्योंकि इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना तो यहां है, बाकी जो जहां भी है वो सब है ही नहीं, और है भी तो गड़बड़ी होता है। अब सुनो ये कैसे आया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है C प्लस R। अभी R क्या होते हैं, बैंक रिजर्व्स, पहले तो नाम याद रखो कि ये होता क्या है, बैंक रिजर्व्स। बैंक रिजर्व मतलब टोटल रिजर्व, टोटल रिजर्व मतलब दोनों, कौन से दोनों, RR और ER, ठीक है। C क्या होता है, C होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन, वो ऊपर नाम क्या था और नीचे का नाम क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन। क्या फर्क है दोनों में, एक ही बात है दोनों। ICI ने गड़बड़ छोड़ी हुई है, ये बताया नहीं है कि इट इज अज्यूम दैट दीज बोथ आर द सेम, फर्क है लेकिन दोनों में, एक्चुअली में फर्क होता है, लेकिन ICI इनको क्या मान के चल रहा है, दैट दीज बोथ आर द सेम। फर्क होता है, करेंसी इन पब्लिक विद पब्लिक मतलब तुम्हारे पब्लिक के पास कितना पैसा है, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि भाई पूरा पैसा बताओ, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि पूरी सर्कुलेशन में कितनी चल रही है। अब आप सुनना, सर्कुलेशन में तो कहां से जाएगी, पहले कौन छापता है पैसा, RBI। RBI एक मेन छापने वाली मशीन है, सही है, देश में छापता तो वही है। अब मान लो आपको समझा रहा हूं, सामने देखो, RBI ने छापे 100 करोड़,
अब इस 100 करोड़ में से वो मैंने क्या था, ओपन मार्केट करता है, कुछ भी करता है, वो तो तरीके हैं तुम्हारे हाथ में देने के पैसे। सैलरीज बांट देगा तो भी तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा, या फिर ओपन मार्केट से मार्केट क्या करेगा, सिक्योरिटीज खरीदेगा, बाय करेगा, ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदेगा और तुम्हारे हाथ में पैसा थमा देगा। तुम्हारे हाथ में थोड़ी देके जाएगा, कहां जमा कराते हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल देगा। तुम्हारा बैंक अकाउंट कहां है, कमर्शियल बैंक में। तो यहां से पैसा किधर गया बेटा, और कमर्शियल बैंक को तो क्या मिला हुआ है ऑर्डर कि तेरे पास जैसे ही डिपॉजिट्स आए, क्या बिहेवियर है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक क्या रखता है, रिजर्व्स, सारे रिजर्व्स, समझ रहे हो, तो वो रिजर्व्स रखता है। सन भाई तो मान लो ये 100 करोड़ उसके पास आए, 100 का 100 पूरा लोन की तरह बांट सकता है क्या वो, नहीं, 100 का 100 थोड़ी बांट सकता है, दे हैव टू कीप, समझ रहे हो। तो 100 में से 20 यहां रख लिया इसने, 20 या 30, और कितना बच्चा लोन की तरह, 70। अभी लोन आगे किसी को देगा वो, अब किसी को भी दे दिया, मान लो किसी को भी, कोई भी नाम ले लो आप, जैसे मान लो श्रेया ने बैंक से लोन ले लिया कोई भी काम करने के लिए। अब वो लोन जो है ये क्या करेगी, उससे जो करना है करे, चाहे निकाल ले कैश, चाहे बैंक में रखे, या उससे पेमेंट्स कर दे। पेमेंट करेगा तो किसी ना किसी के खाते में जाएगा ना सर, समझ रहे हो मेरी बात। तो असली में जो है एक्चुअली आप देखो, ये होती है हाई पावर्ड मनी, मतलब मनी क्या बोला था उसको, मॉनिटरी बेस कह लो या हाई पावर्ड मनी कह लो, कुछ भी कह लो। इस 100 करोड़ से कितने भाग में पैसा बढ़ रहा है, दो ही भाग में बढ़ रहा है। एक बैंक में पैसा गया, मतलब ये पूरा गया, इसके बाद दो ही तो जगह है ये, इनको जोड़ोगे तो भी तो क्या आ जाएगा, हाई पावर्ड मनी। ये क्या है, बैंक के रिजर्व्स। और ये क्या होता है, वो जो बांट रहा है, करेंसी इन सर्कुलेशन। तो 70 से इसके बाद ये रखने के बाद बाकी 70 बांटता है ना, 70 कहीं भी बांटे, वो चाहे लोन दे दे, चाहे तुम उसको हाथ में निकाल लो। इसलिए बोला था करेंसी विद पब्लिक, नहीं बोला था करेंसी इन सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब तुम्हारे चाहे बैंक अकाउंट में हो, चाहे तुम्हारे हाथ में करेंसी हो, ये है इसका मतलब। तो 70 करोड़ या तो मान लो तुम्हारे, इन्होंने मान लो 20 निकाल लिए दीदी ने, 70 अकाउंट अभी भी उसके कहां पड़े हुए हैं, 50 कहां पड़े हैं इसके खाते में। तो कैसे निकालेंगे सर, टोटल मनी सप्लाई कितनी थी, टोटल हाई पावर्ड मनी कितनी थी सर, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व। तो सर ये दोनों मिला के ये फॉर्मूला आता है। और आपको अभी एक और चीज दिखाऊंगा, अच्छी थ्योरी, सामने देखना। ये फॉर्मूला समझ में आया सर, असली में एक टैंक है, पानी की टंकी है साहब, मान लो ये है, इसमें से एक पैसा एक ये छोटी टंकी में गया, बैंक रिजर्व, भाई ये उसने जनता को दे दिया। अच्छा रुक जाओ, इसके लिए भी सिस्टम है अपने पास। ये लो भाई, ये आरबीआई, इसने छापा 100 करोड़, किसको दे दिया, जनता को, दिख रहा है सबको, ये आरबीआई देखो बड़ी है ना, इसने छापा 100 करोड़ इसको दे दिया। फिर ये 100 करोड़ में से क्या करता है, थोड़ा यहाँ इस छोटी टंकी में डाल देता है, बाकी का जनता में सर्कुलेट कर देता है। अब जनता की इच्छा है वो बैंक में जमा कराए या नहीं कराए, जो भी है तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, या तो हाथ में रखो या जमा जो करना है करो। इसी से तो इसके बाद जो बच्चा वही तो जाएगा ना, समझ रहे हो। तो 100 करोड़ में से अगर 30 यहाँ गया तो बाकी कितना है, 70। तो यार ये 30 और 70 जोड़ के क्या आता है, ये नहीं आ सकता, बैंक रिजर्व प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन 70 करोड़, तो 30 प्लस 70 क्या आता है बेटा, हाई पावर्ड मनी। नाउ यू गॉट द थिंग। अब सुनना, आगे बढ़ो। अब और एक और आपको एक बात बताता हूं, रियल में अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो सुनना। हम क्या पढ़ रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। हम क्या मान के चलते थे, जनता को ही करेंसी, दो अजम्पशन देना मल्टीप्लायर के, अभी तो मिटाया भी नहीं है, दो अजम्पशन देगा मल्टीप्लायर के, कौन कौन से, पीपल होल्ड, अरे लिखा है बेटा अभी तो, पीपल होल्ड, पूरा पैसा जमा ही रखते हैं बैंक के अंदर ही, पूरा डिपॉजिट बैंक में ही रखते हैं, करेंसी रखता ही नहीं हाथ में। तो कहीं भी गिन लो तुम, चाहे तो इनके बैंक में गिन लो, 70 पड़े होंगे, 70 प्लस 30 क्या आ जाता है, हाई पावर्ड मनी। अब जनता कोई करेंसी रखती नहीं है तो जीरो होता है ना। अब आपको दिखाऊं, आपको एक बात देखो, असली में ये जो अमाउंट है ये जीरो माना जाता है, मनी मल्टीप्लायर, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं ना, जीरो असम्पशन है, पीपल होल्ड नो करेंसी, करेंसी रखते ही नहीं हो तुम। तो फिर क्या बचा, क्या हुआ फॉर्मूला, देखो ये नहीं मिलेगा कोई भी आईसीआई की किताब में, सवाल ही नहीं, किताब तो बहुत दूर की बात है, किसी के वीडियो में भी नहीं मिलेगा। ये बोलो, ये तो जीरो होता है, तो क्या बचा बेसिकली, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू बैंक रिजर्व्स। अब आपको एक और बात दिखाऊं, सुनना, अब
वो जो प्रोसेस याद है वो जो करते थे आप मल्टीप्लायर वाली, मेरे कहने पे है ना, कभी इसका ये गिनना, जब आप इसका ये गिनोगे कौन सा रिजर्व वाला पोर्शन, ये लास्ट में कभी भी देख लेना, ये उतना ही आएगा जितना हाई पावर्ड मनी था। कितना? 100 करोड़। हाई पावर्ड मनी मतलब ये देखो इधर, हाई पावर्ड मनी कितना छापा था उसने? 100 करोड़। जब रिजर्व्स का टोटल अमाउंट लगाओगे ना आप, वो भी कितना आएगा? 100 करोड़, क्योंकि हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होता है? बैंक रिजर्व्स के बराबर। और आपको एक और लाइन याद दिला दूं, याद करो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, कि आरबीआई कितना पैसा छाप सकता है? जितने उसके पास क्या हो? रिजर्व्स। ये वो रिजर्व्स ही थे, जितने रिजर्व्स, याद है मिनिमम रिजर्व सिस्टम तो हमने आप अब अडॉप्ट किया है ना। पहले क्या चलता था? उतना ही पैसा आप छाप सकते हो जितने आपके पास क्या हो, उतना ही पैसा छाप सकते हो हाई पावर्ड मनी जितने आपके पास। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है बराबर, बोला था ना बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर ही तो होता है। अब आई बात समझ में सबको? समझ में आ गई तो बढ़िया। अब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो पूछेगा क्या। चलो तो खैर अभी तुम्हारे लिए ये बात समझाने के लिए बताइए सिर्फ, लेकिन फॉर्मूला तो वही था। कहां लिख दिया यार ये? तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला बना रहे थे अपन C प्लस R, तो ये हटा दो अब वापस, समझ गए? जीरो होता है एक्चुअली में, क्योंकि पीपल होल्ड, सर ये तो होल्ड करते ही नहीं हो ना आप। जनता हाथ में मनी मल्टीप्लायर का अजम्पशन हम क्या मान के, ये हम मनी मल्टीप्लायर पढ़ रहे हैं बेटा, मैं 3 बार मैंने हेडिंग रीड करी थी अगर आपको याद है तो, 3 बार। मनी मल्टीप्लायर टू मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू मनी सप्लाई, अभी बोला भी था पढ़ाने से पहले। लो देखो इधर, तो याद रखो वो अजम्पशन तो रहेंगे ही ना जो उसने बोले, पीपल होल्ड नो करेंसी। और अगर आप दिमाग लगाओ तो एक और अजम्पशन था, बताना तो। 2 अजम्पशन देना मल्टीप्लायर के, बैंक होल्ड नो एक्सेस रिजर्व, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सही है? नहीं है। अच्छा तो फिर एक बात बताओ, अब एक काम करते, कोई बात नहीं, हमको इससे ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो आपको, ठीक है? तो ये आर में सिर्फ कौन सा रिजर्व बचा फिर, जब एक्सेस रिजर्व नहीं है तो? सिर्फ रिक्वायर्ड वाला, आरबीआई वाला। ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? भाई ये तो रखते ही नहीं हो ना आप, अजम्पशन लेकर रखा पहले ही आपने, तो सिर्फ ये वाला बचा। तो ये बेसिकली आर का मतलब ये कौन सा रिजर्व है? रिक्वायर्ड रिजर्व। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है चलो, अभी मत बताते हैं, अभी तो इसको हम दोनों ही मान के चलते, देखते हैं आगे। अब इससे अपन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनाते हैं। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या था जो तुम जानते हो, मैंने पढ़ाया था सर, मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय मॉनेटरी बेस। सही है? छापे 100 करोड़, बन गए 500 करोड़, कितने गुना हो गए सर? 5 करोड़। पढ़ा था हमने, यही फॉर्मूला होता है M अपॉन MB, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने? अच्छा M की जगह वो ऊपर वाली वैल्यू डाल दो, डालो भाई, M की जगह वो ऊपर की वैल्यू डाल दो। क्या फॉर्मूला है बेटा? बोलो बोलो। M की जगह ऊपर की वैल्यू डाल दो, M अपॉन MB। तो सर M मल्टीप्लायर इक्वल्स टू M की जगह क्या लिख दूंगा? C प्लस D डिवाइडेड बाय MB की जगह क्या लिख दूंगा? मॉनेटरी बेस, हाई पावर्ड मनी, C प्लस R। अब क्या करूंगा? इसको और इसको दोनों को डिवाइड बाय डिपॉजिट्स, डिवाइड बाय D। तो करो इसको डिवाइड बाय D। तो सर देखो M इक्वल्स टू C प्लस D, इसको किससे डिवाइड करना है? और नीचे वाले को भी C प्लस R को भी किससे डिवाइड करना है? D से। दिख रहा है सबको? सही है? अब क्या करेंगे? D को दोनों तरफ बांट देंगे, बांटो, क्या करेंगे? M इक्वल्स टू C बाय D प्लस D बाय D होल डिवाइडेड बाय C अपॉन D प्लस R अपॉन D। और R को सर ओपन कर लो ना सर थोड़ा सा। सर R में तो एक बात बताओ, 2 रिजर्व्स होते हैं ना, कौन कौन से? रिक्वायर्ड रिजर्व और, तो RR अपॉन D प्लस एक्सेस रिजर्व अपॉन D। अच्छा अब इसको और करें तो सर D बाई डी क्या होता है? 1, और C बाई डी क्या होता है? छोटा c प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या होता है? छोटा c प्लस ये क्या होता है? R अपॉन डी क्या होता है? छोटा r। कल पढ़ाया था, अभी भी पढ़ाया था,
प्लस ये क्या होता है, छोटिया, सही है, ये होता है। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है मल्टीप्लायर का, जब क्या दे रखा हो, एक्सेस रिजर्व। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, मल्टीप्लायर किस अजम्पशन पे काम करता है कि एक्सेस रिजर्व होते ही नहीं है, तो उस फॉर्मूले में ई को हटा देना, नॉर्मली होते ही नहीं सर वो तो कभी, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये सिर्फ कब लगाना है, ये ई कब जोड़ देना, जब क्या दे रखा हो क्वेश्चन में, व्हेन देयर इज एक्सेस रिजर्व दे रखा हो तो ये लगा देना। लेकिन अगर सर नॉर्मली तो होता ही नहीं मल्टीप्लायर के अंदर, तो हम क्या मान के चलते हैं, पीपल होल्ड नो करेंसी एंड नो एक्सेस रिजर्व, तो सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस आर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का समझ में आ गई मेरी बात, पक्का 100%, यही होता है फॉर्मूला। और क्या जोड़ देना सर, मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, देश में मनी सप्लाई निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर इनटू मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस मतलब कितना छापा, ठीक है, तो मॉनेटरी बेस को क्या बोलते हैं, एक और एच इनटू मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला लिख दूं, सी प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस आर प्लस ई, बड़ा वाला मान लेते हैं, इक्वल्स टू एम। तो ये फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई का। मैंने बस कुछ नहीं, यहाँ पे एम की जगह क्या लिख दिया, वो फॉर्मूला ओपन कर दिया। क्लियर है सबको, पक्का। अगर क्वेश्चन में एक्सेस रिजर्व हो तो ई लिखना, नहीं तो ई हटा देना। और एक जादू दिखाऊं आपको, देखो कि जादू दिखाऊं, मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 1/r। देखो एक जादू दिखाता हूं सर, क्या अजम्पशन होता है हमारा, पीपल होल्ड, ज्यादा ही जादू हो गया, एंड बैंक होल्ड, जादू, ये बताते हैं ना स्कूल में फॉर्मूला, कहां से आया बताते हैं क्या कभी, यहां से आया था, पढ़ाया था स्कूल में फॉर्मूला, वहां पे एलआरआर बोलते हैं इसको, एलआरआर बोलते थे ना, 1/LRR। कहां से आया था, कभी बताया था किसी ने, कहां से बताएंगे, उसके लिए आना चाहिए। आ गया समझ में, पक्का, खुश। अब याद रखिएगा ये फॉर्मूला बड़ा वाला सारे आने चाहिए, सारे फॉर्मूले। कितने पढ़ लिए मल्टीप्लायर के सर, जीवन में पहला पढ़ा था मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, फिर जीवन में आपने एक और बताया 1/r, फिर जीवन में आपने यार एक और उसकी छोटी बड़ी कर दी, हमारी बड़ा फॉर्मूला बता दिया c+1, या इसको 1+c भी बोल देता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है। तो c+1 अपॉन छोटिया c प्लस छोटिया r प्लस छोटिया, ये कब लगाना है, जब e भी हो और c भी हो, सही है। और अगर ये काय का फॉर्मूला है, मल्टीप्लायर का, और वैसे अगर e नहीं हो तो c+1 अपॉन c+r, ठीक है। और सर मनी, बड़ा वाला फॉर्मूला क्या हो गया, मनी सप्लाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, m इंटू मॉनेटरी बेस होता है, सही है। तो सर m की जगह क्या लिया, ये फॉर्मूला लिख दो ना यार, बस तो बढ़ गया बड़ा वाला फॉर्मूला, छोटे c+1 डिवाइड बाय c प्लस आर प्लस ई, समझ में आ गया, इनटू इसको क्या बोलते हैं, h। ICI में ये फॉर्मूला दिया गया है, समझ गए सब लोग, सारी चीजें समझ में आ गई, पक्का 100%। अब सुनो, तो अब देखो, अब वो जब बार बार आ ही रहे तो एक बार पढ़ ही लेते हैं उसको। हमारे देश में, मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी क्या, वो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई वाली हिस्ट्री तो बताई थी, नहीं बताई थी। देखो ये जो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है कहां से चल रहे हैं, देखो हिस्ट्री सुनना, और ये नोट्स में लिखना है, ये एक पेज पे लिख के, ये वाली चीज जो अब बता रहा हूं, ये पेज पे लिख के अपने नोट्स में लगा लेना, सुनना। देखो हमारे देश में आजाद, तो सबसे पहले आरबीआई कब आया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई आया देश में हमारे, ठीक है। आरबीआई आया, आरबीआई को पावर्स कब मिली, आरबीआई को पावर्स मतलब एक्ट कब बनी, 1934 में, ठीक है सर। अब यहां से कहानी चालू है, अब मेरी बात सुनना। तो हमारे देश में 67-68 तक, टिल 1967-68 हम क्या यूज करते थे, किसका यूज करते थे, M1 का यूज करते थे। क्या यूज किया जाता था, M1, याद है, M = C+D, वही फॉर्मूला यूज करता था। अब सुनना, उसके बाद
1968 से लेके 1977 तक, उसके बाद क्या आया, हम एक नए मॉनेटरी रिसोर्सेज दे दिए गए जिसको एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, अगर असली में बोले तो M3 बोलते हैं। अब कोई बात नहीं, आईसीआई में नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, याद रखना। वो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज क्या होते हैं, M3 का फॉर्मूला यूज करने लग गए थे, फिर वो उसमें कई और चीजें जुड़ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको AMR नाम यूज करना है सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद सर 10 साल ये रहा, उसके बाद फिर आरबीआई ने एक कमिटी बनाई, ठीक है, जिसको SWG बोलते हैं, सेकेंड वर्किंग ग्रुप, नाम याद रखना है, सेकेंड वर्किंग ग्रुप। एक कमिटी बनाई, बोले यार तुम बताओ यार क्या मेजर्स रखें, तो इन्होंने SWG ने क्या दिया, 4 मेजर्स दिए मनी सप्लाई के, 4 मेजर्स। पहले जब तक एक ही फॉर्मूला चलता था, पहले ऊपर एक M1 था, फिर M3 था, एक ही चलता था, फिर उन्होंने 4 दे दिए सीधे ही। सो दे गेव 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, उस दिन से 4 हो गए, M1, M2, M3 और M4, 4 फॉर्मूले दे दिए गए, जिसमें बोला यार सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी होती है, इसकी, सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी होती है, M1 की, हाईएस्ट लिक्विडिटी M1 होता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है लिक्विडिटी क्या होती जाती है, कम, तो मतलब ये सबसे लीस्ट लिक्विड होता है। M4 क्या होता है, सबसे लीस्ट लिक्विड होता है, ठीक है। अगर आप सीए के अलावा और कोई पेपर दे रहे होते तो मैं यहाँ पे इसको बोलते हैं नैरो मनी, अरे क्या बोलते हैं इसको, M1 को नैरो मनी बोलते हैं, इसको मैं बोलता ब्रॉड मनी, सबसे ब्रॉड तो यही है, सबसे बड़ा यही है, लेकिन आपको बता दूं आईसीआई ने इसको कहा है ब्रॉड मनी, तो गलती मत कर देना बेटा, कहना तो उसी को चाहिए था, लेकिन आईसीआई ने इसको ब्रॉड मनी कहा है। तो क्वेश्चन आता है कई बार, ब्रॉड मनी का कौन सा होता है, M3, हाईएस्ट लिक्विडिटी किसकी होती है, M1, नैरो मनी किसको बोलते हैं, M1, और एक्चुअली में दुनिया में क्या यूज करते हैं, M1 ही करते हैं भाई, समझ में आ गई। उसमें भी C+DD, वो ओडी वाला अमाउंट नहीं होता कुछ भी। असली में पता है ओडी क्या होता है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, पता ही क्या होता है, इसके अंदर कौन से पैसे पड़े होते हैं, इसमें वो पैसे पड़े होते हैं जो IMF का पैसा इनके पास पड़ा है, समझ में आ गई, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा पड़ा हुआ है, फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा, वो तो हम वैसे ही नहीं होता है, हम लेना पसंद भी नहीं करते, आ गई बात समझ में, तो वैसे ही वो जीरो होता है, असली में वो C+DD होता है, बस दैट्स इट। चलो समझ में आया सभी को। अब ये फॉर्मूले क्या है सर, ये न्यूमेरिकल में आ जाता है कई बार, तो ये पढ़ते हैं हम, सामने देखना, रट जाने चाहिए सबको, पहले याद होना चाहिए, बाद में करेंगे। सबसे पहले M1 का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है, शॉर्ट में बोले तो CC+DD, और नाम मात्र के लिए OD, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, इसको क्या बोलते हैं, DD क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स, कौन से वाले, डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं, इसमें FD नहीं होता, टाइम डिपॉजिट नहीं होते, सिर्फ कौन से होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, कासा वाले, समझ में आ गई, ठीक है। और CC क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जनता के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है वो होता है, तो करेंसी ये लो, ये होता है M1 का फॉर्मूला। अब इस M1 के फॉर्मूले में एक आइटम जोड़ दो और वो M2 बन जाता है। देखो बेटा M2 क्या होता है, M1 के फॉर्मूले में क्या जोड़ दो, एक आइटम, क्या सिर्फ एक आइटम, स्मॉल, वो क्या बोलते हैं, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स विद ऑफ पोस्ट ऑफिस, आप तो स्मॉल भी छोड़ दो, सोपो याद रखो, सोपो, पोस्ट ऑफिस, ऐसे शॉर्ट में, मैं तो ऐसे याद करता था स्कूल में, सोपो मतलब, अरे सोपो मतलब सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अच्छा अब देखो सर, पोस्ट ऑफिस में तो बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, उसके अंदर भी पता है सेम बैंक के जैसे चलता है, टाइम डिपॉजिट भी होते हैं 2 साल वाले, FD भी होती है लॉन्ग टर्म वाली, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ कौन से वाले ले रहे हैं हम, सेविंग डिपॉजिट्स, जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना बैंकों में, देखो बैंक तो बाद में आए देश में, 1935 में देश में हमारे बाद में आए ना ये बैंक्स, तो उससे पहले तो ये पता है सारे कहां करते थे ये बैंकों वाला काम अपन, पोस्ट ऑफिस में।
आज भी पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे मम्मी पापा दादा वगैरह इनका कोई ना कोई खाता होगा, खुला हुआ होगा, और ये वहां पे कई स्कीम्स भी चलती है, अभी भी आज भी हैं। अरे बैंक के जैसे भी काम करता है थोड़ा बहुत, पता है आपको ये बात? अरे नहीं पता है तो पता लग गया। दे ऑपरेट लाइक बैंक्स, थोड़े बहुत फंक्शंस बैंक वाले वहां पे होते थे, क्योंकि वो पहले से है, बैंकों के पैदा होने से पहले वो है। समझ में आया? पोस्ट ऑफिस। चलो अब सुनिएगा, चिट्ठी का ही काम थोड़ी था पोस्ट ऑफिस का भाई, बहुत सारे काम थे पोस्ट ऑफिस के। अब समझना M3 ये कैसे आता है? अरे इसी वही ऊपर वाले M1 से ही। M1 में अब की बार क्या जोड़ देंगे? NTD, नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, या इसको आप तो नेट क्या याद रखोगे, चलो फिर भी लिख रख लो ना। NTD बोलते हैं, नेट टाइम डिपॉजिट्स किसके? कमर्शियल बैंक्स के। कमर्शियल बैंक है, इनके पास जो टाइम डिपॉजिट्स है अप टू 2 इयर्स वाले वो जोड़ते हैं, ये भी 2 इयर्स वाले जोड़ते हैं। लिक्विडिटी चाहिए या नहीं चाहिए? लिक्विडिटी वाले तो चाहिए गेम, तो 2 इयर्स वाले जोड़ते हैं वैसे, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम डिपॉजिट याद रखना। तो M1 में एक आइटम जोड़ दो, वो क्या बन जाता है? M3। अच्छा, अब इस M3 में, M3 अपने आप में ब्रॉड बनी है, ब्रॉड मतलब इसमें देखो दो चीजें आ गई, M1 भी आ गया पूरा, ये भी आ गया, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो गया पैसा, मतलब लिक्विडिटी कम होती जा रही है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है? M1 की। सर वो तो करेंसी और बैंक दो ही तो चीज है उसमें, अपना पैसा जो जेब में पड़ा है और जो बैंक में पड़ा है, ये सबसे हाईएस्ट लिक्विडिटी है, कभी भी निकाल लो सर, डिमांड डिपॉजिट है। लेकिन अब ये लिक्विडिटी कम होती जा रही है, और ये इसकी वैसे ही कम हो गई थी। एक और चीज जोड़ देंगे इसमें, एम देखो M4 क्या है? M4 क्या है? M4 इस M3 से, ये M3 यूज कर रहे हैं इस M3 को, तो अगर ये M3 इक्वल्स टू M3 प्लस एक आइटम और जोड़ दो, पोस्ट ऑफिस के सारे ले लो इसमें, ऑल डिपॉजिट्स ऑफ ओप्पो, तो ऑल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। सही है? इसमें एक चीज नहीं आती, एक्सक्लूडिंग NSC, एक्सक्लूडिंग NSC सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है ये, और ये क्यों नहीं आता? बताओ, कोई बता सकता है क्यों नहीं आता? क्या होता है? नहीं, बोलो बोलो। फिक्स डिपॉजिट होते हैं। सही है, 80% सही है। थोड़ा सा इसको ऐसे फॉर्म करेंगे, ये फिक्स डिपॉजिट के भी बाप होते हैं, इनका ब्लॉकिंग पीरियड और लंबा होता है, इनकी लिक्विडिटी और कम, इसलिए इनको कन्वर्ट करने में भी क्या लगता है? बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ये लिक्विडिटी है ही नहीं सर, इसलिए इसको हम लेते ही नहीं है। आगे बात समझ में? ये रीजन होता है उसका। लॉक इन पीरियड, फिक्स डिपॉजिट का लॉक इन पीरियड क्या होता है सर? 5-6 साल, 10 साल, इसका और लॉक इन ज्यादा होता है। समझ रहे हो? जब भी आप वेबसाइट खोलोगे RBI की, तो इसका लॉगिन पीरियड आपको 5 साल दिखाएगा, लेकिन और ज्यादा इसको निकालने में परेशानी होती है। FD कैन बी विड्रॉन, फिर भी थोड़ा इजीली। ये तो भाई साहब माथा पकड़ के बैठ जाओ, मतलब अगर आपको, आपने NSC खरीदी हुई है सरकार की, NSC में पैसा लगाया हो, भाई साहब निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में? बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन ये वो, तो इसीलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको नहीं लेते। इसके अलावा सारे ले लिए, इसको नहीं, इससे डरते हैं, बोले यार ये तो लिक्विडिटी नहीं है इसकी, तो समझ लो निकालना ही मुश्किल है, इसलिए। समझ में आया? सारे फॉर्मूले क्लियर है सभी को? न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखिएगा, सारे 1 नंबर के, और बहुत ही मस्त वाले, आसान आते हैं। सामने देखो, और किसी क्लास है?